आज के आपके करंट अफेयर्स 21 जनवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है सी बैंड फ्रीक्वेंसी और 5G टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। देखो आपके 5G टेक्नोलॉजी है क्या, ये मतलब जो हम सारी चीजों को रेफर करते हैं 3G 4G 5G, ये एक्चुअली है क्या, मतलब ये चीज है क्या। जी का मतलब अपने आप में जनरेशन होता है फोन टेक्नोलॉजी की। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो जैसे 1G फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हो, वहां पे सबसे पहले जो मोबाइल में टेक्नोलॉजी आई उसमें आप किसी को मैसेज कर सकते हो, SMS भेज सकते हो और फोन कॉल्स कर सकते थे। ठीक है, 2G के टाइम जो सेकंड जनरेशन आ गई, इसके अंदर आपके मल्टीमीडिया MMS मल्टीमीडिया मैसेजेस, थोड़े बहुत कोई इमेज भेज दी या कुछ भेज दिया, पर कोई बहुत हैवी डेटा नहीं ट्रांसफर हो सकता था। बस इंटरनेट की शुरुआत हुई थी फोन पे यहाँ पे। ठीक है, 3G में स्पीड और ज्यादा बढ़ गई और प्रॉपरली इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो जिसके कारण आप व्हाट्सएप ऐसे सारी चीजों को यूज करने लग गए धीरे धीरे। फिर आया 4G। 4G में अब क्या है, यहाँ पे अब स्पीड्स बढ़ती जा रही है इंटरनेट की। ठीक है, ये 3G ऑनवर्ड ये सारी स्पीड्स की इंक्रीज है। तो अब जो 5G आ रहा है, देखो आपका जो 4G है ये आपको अभी के लिए जो स्पीड देता है 100 Mbps की स्पीड दे सकता है मैक्सिमम। 100 Mbps की स्पीड आराम से कंफर्टेबली आपके फोन डिवाइसेस पे, ऑब्वियसली आपके अगर 4G की वैसे स्पीड देखोगे आपके कंप्यूटर्स के ऊपर, तो ये आपकी 1 Gbps तक भी चली जाती है। यानी कि 1 गीगाबाइट जो डेटा है वो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये स्पीड बहुत तेज है अपने आप में। ठीक है, पर अब जो 5G स्पीड आने वाली है, ये स्पीड देगी आपकी, किसी का माइक ऑन है, तो ये स्पीड देगी आपकी 10 Gbps की। तो ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा जो अभी तुम्हारा इंटरनेट चलता है, इससे 10 गुना ज्यादा ये तेज इंटरनेट होने वाला है। पर अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है, अभी इसे टेस्ट किया जा रहा है। देखो ये जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें आपको ये सारा इंटरनेट मिलता है, अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है जो आप टावर यूज कर रहे हो, टावर से आपको जो सिग्नल आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टावर तुम्हारे तक रीच नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली तुम्हें उतनी स्पीड उतनी फ्रीक्वेंसी मतलब उतनी स्पीड भी नहीं मिलेगी। ये जो टावर है ये सारे के सारे ये जो डेटा है ये ट्रांसफर करते हैं फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, टावर से जो बीम आती है वो हमेशा किसी फ्रीक्वेंसी में फायर की जाती है। अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती है। जो अभी तक जैसे हम 4G भी यूज करें, कोई भी यूज करें, हर चीज किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी किसी ना किसी वेवलेंथ में हमारी तरफ आ रही है। ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑपोजिट हुए, तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पे ये सारी की सारी वेव्स रिलीज की जाती हैं। अब बात क्या है, जो 5G की टेस्टिंग चल रही है अभी सारी दुनिया में, इसके पहले 2 वर्जन टेस्ट किए जा रहे थे। एक तो है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हम फायर करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव्स में फायर करते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम जो फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज करेंगे वो 28 to 39 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही तेज स्पीड देगा 4G के कंपैरिजन में। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपकी 4G 700 to 25 मेगाहर्ट्ज इसके बीच में चलती है। ठीक है, तो उससे देख लो काफी ऊपर तक रेंज हम लेके जा रहे हैं, तो काफी हाई रेंज फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं। पर बात क्या है कि जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे हम वेव्स रिलीज करते हैं, तब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका जो रेडियस है ना, जो एक टावर एक एरिया को कवर करने के लिए चाहिए होगा, वो बहुत ही कम किलोमीटर्स का रह जाता है। और इवन जो पेड़ों के पत्ते हैं उसके कारण भी कवरेज खराब होती है। तो इसके कारण तो मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रप्शन के कारण आपके पास तो स्पीड पहुंचेगी नहीं। तो बिल्कुल ही क्लियर इन्वायरमेंट चाहिए तब जाके आएगी। दूसरा हमने जो ट्राई किया ये हाई फ्रीक्वेंसी थी, दूसरी जो चीज ट्राई की वो है लो बैंड। यानी कि हम ये 700 से भी नीचे चले जाएं और वहां जाके टावर को यूज करें।
इसके कारण आपकी कवरेज बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि एक टावर बहुत लंबे एरिया को भी कवर कर पाएगा, ठीक है। पर इसकी स्पीड 4G से कुछ ज्यादा तेज नहीं होने वाली, सिर्फ 1-2 गुना ही बढ़ने वाली है, ठीक है। तो यानी कि जहां पे हम 10 Gbps की स्पीड एक्सपेक्ट करें, यहाँ पे 2 या 3 Gbps की स्पीड तक पहुंच जाए। अब इसके चलते हुए आपकी तीसरी एक और चीज, इन दोनों के बीच की हमें एक रेंज मिल गई है जो बहुत ही स्वीट रेंज है, जहां पे हम कवरेज भी बढ़िया दे सकते हैं और स्पीड भी अच्छी आएगी। उसे नाम दिया गया है सी बैंड। ये सी बैंड आपका 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करेगा। पर प्रॉब्लम क्या है अब इस सी बैंड के साथ, इस सी बैंड के जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये 3.98 जो ये रेंज आ गई, ये बहुत ही क्लोज है। इतनी क्लोज, देखो जब कभी भी कोई फ्रीक्वेंसीज बहुत ही पास पास होती है ना, कई बार वो एक दूसरे में इंटरफेयर करने लग जाती हैं, ठीक है। ये बहुत ही क्लोज है 4.2 4.44 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है इनमें। इसके अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ पे यूज हो रही है, ये यूज होती है आपके एल्टीमीटर्स में, जो आपके एयरप्लेन्स में लगते हैं। अब ये एल्टीमीटर क्या होते हैं? एल्टीमीटर का मतलब है जो आपके ऑल्टीट्यूड मेजर करते हैं कि प्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है। नीचे जाके समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये जमीन है, प्लेन को क्या पता चल रहा है, ये कोई भी जो आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है, इसे कैसे पता चल रहा है कि यहाँ से कितनी नीचे गैप अभी पड़ा है। लेट्स सपोज बीच में कहीं पहाड़ भी आ रहे हैं, तो कितना गैप बच रहा है, कितना रह रहा है, इसे लगातार मेजर करना जरूरी है ना। तो आपके प्लेन्स भी क्या करते हैं, नीचे लगातार फ्रीक्वेंसी फायर कर रहे होते हैं। वो फ्रीक्वेंसी टकरा के वापस आती है, उसके कारण वो अपनी हाइट मेजर कर पाते हैं कि वो कितनी हाइट पे उड़ रहे हैं। तो ये अल्टीमीटर्स आपके प्लेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर ये जो इक्विपमेंट होता है ना, देखो कई बार आपके प्लेन क्रैश हुए हैं, उन प्लेन क्रैश का कारण ये हुआ है कि कई बार पायलट्स को पता ही नहीं चला कि वो कितनी हाइट पे उड़ रहे हैं। कई बार आपके अल्टीमीटर्स, मतलब ये बहुत ही पुराने इंसिडेंट्स है, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में अल्टीमीटर इंप्रूव कर दिए गए। अल्टीमीटर वहां पे जो रीडिंग शो कर रहा है वो दिखा रहा है कि हम 30,000 फीट पे हैं पर एक्चुअली में सारी रीडिंग गलत आ रही होती थी और वो 10,000 फीट पे भी नहीं होते थे। अचानक ही कोई पहाड़ आ जाना, प्लेन को वो मोड़ नहीं पाते थे और सीधा टकराव। तो ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए। तो लॉन्ग टर्म में अल्टीमीटर्स को बहुत इंप्रूव किया गया। पर अब जब ये 5G की टेक्नोलॉजी आ रही है और ये जो सी बैंड है, इसके कारण इश्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी, जो सी बैंड की फ्रीक्वेंसी है, जो 5G की फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ही करीब है अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी के। तो ऐसा ना हो कि ग्राउंड पे जो टावर्स लगे हैं वो इस अल्टीमीटर की फ्रीक्वेंसी से छेड़खानी करते हैं। मतलब ऑब्वियसली दोनों फ्रीक्वेंसी मिक्स होके एयरक्राफ्ट के पास भी तो मिक्स सिग्नल जाएंगे। अगर एयरक्राफ्ट के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रप्शन में आती है, एयरक्राफ्ट का जो सिस्टम होता है वो उसी मुताबिक फैसला लेगा, उसी मुताबिक वो वहां पर डिस्प्ले दिखाएगा। तो ऐसा ना हो कि 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के चक्कर में हम एयरप्लेन्स क्रैश करते हैं। तो ये एक डर अब कॉन्ट्रडिक्शन खड़ी हो गई, ठीक है। इसी के चलते मतलब ये थोड़े दिन पहले ये न्यूज थी और उसी का ही आगे है। बेसिकली आपकी एयर इंडिया ने अमेरिका के अंदर अपनी 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। जो बोइंग B777 एयरक्राफ्ट है, इसकी 8 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी क्योंकि यूएसए में 5G रोल आउट हो रहा है इस टाइम पे। और डर यही है कि ये क्रिटिकल एयरक्राफ्ट फंक्शंस को खराब ना कर दे, ठीक है, कि उसके साथ इंटरफेयर करके ऑब्वियसली गलत रीडिंग्स ना दिखाए। तो बोइंग ने क्लियर कर दिया है कि नहीं करेगा ये इंटरफेयर, पर अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सस्पिशन है। तो अभी अमेरिकन रेगुलेटर्स ने भी क्लियर कर दिया है, पर देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी दोनों साइड पे इम्प्रूव करेंगे, तो ऑब्वियसली क्रैशेस तो कोई भी नहीं होना देना चाहता, तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। सर जी सर इंडिया में भी कई सिटीज में तो 5G लॉन्च हो गया है ना, तो वहां पे ये दिक्कत हम पहले तो सुनी नहीं है। नहीं नहीं, इंडिया में 5G लॉन्च नहीं हुआ, इंडिया में 5G टेस्ट कर रहे हैं। और वो टेस्ट जब करते हैं ना, देखो वो शहर में नहीं टेस्ट कर रहे होते,
वो एक पर्टिकुलर साइट पे टेस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी भी अमेरिका में क्या हुआ है कि देखो 5G की जो रेगुलेशंस हैं उन्हें किस तरीके से सोचा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज होंगे ना, वहां पे आपके, किसी का ना माइक ऑन है, हो गया बंद। हाँ, तो अभी भी ये सोचा जा रहा है अमेरिका में कि जो एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज होंगे ना, वहां पे आपके 5G नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपके एयरप्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी सारे एरियाज में 5G धीरे धीरे करके वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और हाइट मेजर करने के और भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो ऑब्वियसली हेल्प कर देंगे, पर अल्टीमीटर वन ऑफ द मेन चीज होती है। तो इस कारण धीरे धीरे इसका भी तब तक सोल्यूशन बिठाएंगे, पर लैंडिंग और टेक ऑफ में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण वहां के लिए रिस्क नहीं लिया जाता। ठीक है। सेकंड करंट अफेयर आपका एक क्रूज मिसाइल के बारे है, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल, अब ये ब्रह्मोस मिसाइल है क्या? देखो ये एक क्रूज मिसाइल है, एक एक करके सारी चीज को समझाता हूँ। साफ कर दूं। ये एक, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी ऋषभ जी। जब पूछना हो माइक ऑन करके पूछ लेना, आपकी वेट करी जा रहा हूँ। हाँ, क्रूज मिसाइल क्या होती है? बेसिकली क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसे तुम किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में से लॉन्च किया जा सकता है, और लॉन्च में, उस लॉन्च के बाद भी इसकी अगर तुम डायरेक्शन चेंज करना चाहो वो बहुत ही आसान होता है, तुम डायरेक्शन बदल सकते हो इसकी। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि तुम इसे कहीं पे मोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये जो क्रूज मिसाइल है इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज भी इसी चीज में आती है कि लिटरली तुम इसे ग्राउंड के ना पैरेलल भी भेज सकते हो। तो इससे क्या होता है, कहीं पे भी आपके रडार स्टेशन लगे हुए हैं, वो उसके रडार का जो कवरेज एरिया होता है ना, एक मिनिमम रडार की रेंज होती है कि इससे नीचे रडार कवर नहीं कर पाते, ये लिटरली उसके भी नीचे से निकल के जा सकते हैं, यानी कि रडार के ऊपर कभी डिटेक्ट भी ना हो, ये भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये काफी इस चीज के काम आती हैं, और कहीं पे तुम्हें बहुत तेजी से हमला करना है, विद इन फ्यू सेकेंड्स तुम्हें रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ जी ऋषभ जी। सर वो ना मेरी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, पता नहीं क्यों। आप ये रिपीट कर दोगे एक बार प्लीज? कौन से वाला, ये वाला? यस सर। तो अभी हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर बेसिकली क्रूज मिसाइल क्या होती हैं? क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिन्हें किसी भी डायरेक्शन में फायर किया जा सकता है, और रास्ते में इनका मैन्यूवर भी किया जा सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत जो चेंज करना है वो तुम रास्ते में इसकी डायरेक्शंस भी एडजस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्रूज मिसाइल की ये है कि ये ग्राउंड के लिटरली पैरेलल भी जा सकती हैं और कुछ मीटर ऊपर ही ट्रैवल कर सकती हैं। तो होता क्या है, जो आपके रडार होते हैं, रडार के रेंज के नीचे से भी निकल के जा सकते हैं। रडार की हमेशा एक मिनिमम रेंज होती है कि इससे नीचे नहीं डिटेक्ट कर सकता, रडार की हमेशा एक मैक्सिमम रेंज भी होती है कि इसके ऊपर नहीं डिटेक्ट कर सकता। रडार सिर्फ इस एरिया के बीच बीच में काम करते होते हैं। तो या तो हमेशा रडार के ऊपर फ्लाई कर लो, या रडार के नीचे से निकल जाओ, ये दो रास्ते होते हैं जिससे आप रडार से हमेशा बच सकते हो। ये जो रेंज है ये बहुत ही ज्यादा ऊपर होती है एक्चुअली, तो इसमें ज्यादातर एयरक्राफ्ट भी आपके इस रेंज तक नहीं जा पाते होते, बहुत ही रेयरली कोई एयरक्राफ्ट इतने ऊपर जा पाते हैं। ठीक है। हाँ निधि, मैं बैलिस्टिक मिसाइल भी बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपके अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हैं, ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट हैं, वो इतनी हाइट तक जा पाते हैं। यूजुअली आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो इतनी हाइट तक नहीं जा पाते कि वो
इस रेंज को डिफीट कर पाए रडार की। पर ये जो क्रूज मिसाइल है, क्योंकि ये बहुत ही नीचे से भी निकल के जा सकती है, तो इस कारण ये रडार से बच सकती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, इससे ऑपोजिट एक और टेक्नोलॉजी है बैलिस्टिक मिसाइल्स। देखो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, ये जो आपका जैसे सरफेस है, कहीं से भी आपने लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर को जाएगी, वो स्पेस तक, नियर स्पेस या स्पेस तक पहुंचती है और फिर अपने टारगेट की तरफ मूव करती है। तो उसके बाद क्योंकि सारा फ्री फॉल है ना, तो बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, ये सारा ऊपर तक, एक तो इसने उड़ते जाना है, ठीक है, ऊपर जाके एक टाइम के बाद, क्योंकि बस नीचे को ड्रॉप ही करना है, वो किसी भी एंगल पर ड्रॉप कर रही हो सकती है, जितनी दूर तक तुम वार करना चाहो। तो बात क्या है, जब ड्रॉप कर रही है तब तुम्हें इंजन की जरूरत नहीं है, तो बस अब सिर्फ तुम्हें एक साइड का फ्यूल लगता है, दूसरे साइड का फ्यूल सिर्फ टारगेट की तरफ। पर होता क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्ट आराम से हो जाती है, क्योंकि एक तो लॉन्च के टाइम भी रडार के उससे जाती है, उसके बाद वापस एंट्री के टाइम भी। पर इसकी स्पीड इसकी भी बहुत तेज हो सकती है, और इनफैक्ट कई मामलों में तो ये क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के फोर्स के कारण ये बहुत तेजी से एंटर करती हैं। पर इन्हें हमेशा इंस्पेक्ट किया जा सकता है और इन्हें उड़ाया जा सकता है हवा में, ये इनकी कमी भी है। बात इनकी क्या है, क्रूज मिसाइल से ज्यादा बैलिस्टिक कहाँ पे एडवांटेज में रहती है, इनकी रेंज बहुत दूर दूर तक है। जैसे तुम इंडिया में बैठे बैठे दूर दूर तक पूरी दुनिया में कहीं पे भी मिसाइल, मतलब अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी हो, इंडिया के पास अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, पर जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, चाइना जैसे जो देश हैं, रशिया जैसे, ये 3 देशों के पास खासकर, इनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि कहीं पे भी बैठे हुए पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैलिस्टिक मिसाइल गिरा सकते हैं। इंडिया के पास 5000 किलोमीटर दूर तक की रेंज है, यानी कि हम यहाँ बैठे हुए बीजिंग और ज्यादातर चाइना आपका सारा कवर हो जाता है, वो आपकी बस रेंज है हमारी वहां तक, हम वहां तक वार कर सकते हैं। ठीक है, पर अमेरिका, रशिया, चाइना, इनके पास पूरी दुनिया को कवर करने की रेंज है, मतलब ये एक ही जगह से, ये यहाँ से मिसाइल लॉन्च करके सारी दुनिया घुमा के यहाँ पे ही मिसाइल ड्रॉप करवा सकते हैं। ठीक है, इनके पास ये इतनी बड़ी रेंज की भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी, तो रेंज इनकी बहुत दूर तक होती है, बहुत दूर तक वार कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, जितना क्लियर रेंज होगी बस वहां तक ही तुम वार कर सकते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। जैसे 1500 किलोमीटर, मतलब तब भी इतना छोटा भी डिस्टेंस नहीं होता, 1500 किलोमीटर, तो डिपेंड करेगा तुम किस ट्रेजेक्टरी पे फायर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वापस ये भी ऐसे मुड़ के आ सकती है, पर ये पूरी स्पेस तक नहीं जाएगी। 1500 किलोमीटर, फिर आम मिसाइल्स 500-300 किलोमीटर तक रखी जाती हैं, ताकि शॉर्ट डिस्टेंस होगा जल्दी वार कर पाएंगी, लॉन्ग डिस्टेंस के वार इनसे कर लेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस के वार इनसे कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब अगली चीज, ये सुपरसोनिक क्या होता है, देखो सोनिक वर्ड का मतलब होता है साउंड। साउंड जिस आवाज से, मतलब जिस स्पीड से आवाज ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ साउंड, उसे सोनिक कहते हैं। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 मैक से। कोई भी चीज जो 1 मैक पे ट्रैवल करती है उसे कहते हैं वो सोनिक है। कोई भी चीज जो 1 मैक से स्लो ट्रैवल करती है उसे कहते हैं वो सब सोनिक है, वो साउंड की स्पीड से स्लो है। और कोई भी चीज जो 1 मैक से तेज ट्रैवल करेगी उसे कहते हैं वो सुपरसोनिक होगी। ठीक है, तो हर स्पीड, जैसे 2 मैक का मतलब होगा ये आवाज से भी 2 गुना ज्यादा स्पीड पे जा रही है। तो आपकी मिसाइल्स एक्चुअली इतनी तेज एग्जिस्ट करती हैं जो 2 मैक, इवन आपकी दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में आपके पास, अमेरिका के पास 15 मैक टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल भी है, यानी कि साउंड की स्पीड से 15 गुना ज्यादा तेज वो मिसाइल जाती है। यानी कि आवाज बहुत बाद में आएगी कि मिसाइल आ रही है, मिसाइल पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इतनी ज्यादा तेज चलने वाली मिसाइल्स इंसान बना चुके हैं। ठीक है, यही इन मिसाइल्स को क्या कहते हैं जो इतनी तेज चली जाती है, कोई भी मिसाइल जो 5 मैक की स्पीड क्रॉस कर जाती है ना, उनके लिए एक और टर्मिनोलॉजी इसलिए बना दी, उन्हें कहते हैं हाइपरसोनिक। अभी ब्रह्मोस की हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, धीरे धीरे हम ब्रह्मोस को भी हाइपरसोनिक बनाएंगे। ब्रह्मोस अपने आप में क्या है, ये इंडिया
और रशिया ने मिलके मिसाइल बनाई है, तभी इसका जो नाम है वो इंडिया और रशिया की दो रिवर्स के ऊपर है। ब्रा नाम आता है ब्रह्मपुत्रा से, मॉस नाम आता है मॉस्कोवा रिवर से। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर और उनकी मॉस्कोवा रिवर, इससे बनता है ब्रह्मोस नाम। ये इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है जो बनाया है। क्लियर है। पहले इसकी रेंज कम थी, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ठीक है, शिप पे आज तक जिन्होंने प्लेस की है ये उसमें से सबसे तेज मिसाइल है, पर अभी भी और इसकी स्पीड बढ़ाई जा रही है। 2016 में इंडिया ने, देखो पहले क्या था, इसकी ना रेंज और इसकी कैपेसिटी दोनों के ऊपर लिमिटेशन थी। आज का करंट अफेयर भी ये है कि इसकी रेंज और बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ये और दूर तक वार करने लगी है अब। ठीक है, धीरे धीरे हमारी कोशिश है इसे हम 1500 किलोमीटर रेंज तक ले जाएं। पर बात क्या है, हाँ 1500 हमारा टारगेट है, 650 तक तो पहुंच चुकी है, 2019 में पहुंच गई थी। 1500 टारगेट है, तो अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इसीलिए अब न्यूज में स्पेसिफाइड नहीं होता, क्योंकि 650 किलोमीटर ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं। हमारा अगला टारगेट ही 1500 किलोमीटर है। देखो हमने 2016 में इसी कारण, क्योंकि हमारे ऊपर ये लिमिटेशन लगी हुई थी, देखो दुनिया में ना एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। पहले इंडिया इसका पार्ट नहीं था, रशिया इसका पार्ट था। ये जो रिजीम है ये बेसिकली कोई ट्रीटी नहीं है, तो एक्चुअली कोई देश इससे बाउंड नहीं है, पर जो भी इसका मेंबर बनता है वो ना एक खुद की तरफ से कमिटमेंट करता है कि हम दुनिया के अंदर बड़ी कैपेसिटी की मिसाइल्स नहीं फैलने देंगे। क्योंकि देखो जितनी मिसाइल्स फैल रही हैं उतना एक दूसरे के ऊपर हमला करने की टेंडेंसी भी तो बढ़ रही है, कि ज्यादा हमला करने के पोटेंशियल भी तो होल्ड करते हैं, तबाही मचाने के पोटेंशियल भी तो उतने ज्यादा है। तो पर हमने 2016 में MTCR, इसे शॉर्ट में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR को ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद रशिया ने हमें और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना भी शुरू कर दी। इसी कारण हम ये रेंज बढ़ा पाए और अभी भी हम रेंज बढ़ा रहे हैं इसकी। ठीक है, ये 35 मेंबर स्टेट्स की एक रिजीम है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे कोई भी वेपन जो आपके मिसाइल या मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज हो सकता है, ऐसे कोई भी जो टेक्नोलॉजी है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि दुनिया में इनकी प्रोलिफरेशन का मतलब होता है ये और ना बढ़े, मिसाइल्स कंट्रोल में रहे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल में रहे। ठीक है, ये 1987 में G7 जो आपका इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ 7 देशों का जो ग्रुप था, G8 बाद में G7 बन गया तो इन 7 देशों ने मिलकर ये कमिटमेंट की थी कि हम दुनिया में एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं फैलने देंगे, तो वहीं से एक कमिटमेंट आई थी। ठीक है, इसके अंडर क्या है कि लिमिट ये लगाई हुई थी कि कोई भी, मतलब मिसाइल तो ऑब्वियसली देखो सारी कंट्रीज एक दूसरे को बेचती हैं, पर कोई भी मिसाइल या मिसाइल की टेक्नोलॉजी उस लेवल की नहीं बेचेगा। इवन UAV जो आपके ड्रोन्स हैं वो इस कैपेसिटी के नहीं बेचेगा, जो 500 किलो से ज्यादा का बॉम्ब कैरी कर सकते हैं या 300 किलोमीटर से दूर की रेंज होगी तो ये लिमिटेशन है। यानी कि वो टेक्नोलॉजी बेच सकते थे जो 500 केजी से कम का बॉम्ब कैरी कर रही है और 300 किलोमीटर से कम की रेंज है। पर जो जो MTCR का पार्ट बनता जाता है उसके ऊपर ये फिर लिमिटेशन नहीं रहती, वो जितनी मर्जी केजी या किलोमीटर की टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाता, मतलब जो उसे देगा। ठीक है, तो ये ट्रीटी नहीं है, ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, इसे कोई मानना चाहे ना मानना चाहे उनकी मर्जी है। ये अपने आप में एक बस इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये दुनिया में फैलने नहीं देंगे। ठीक है, पर हर देश की अपनी मर्जी है। ये सारे देश हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं। ठीक है, तो इसमें देखोगे आप चाइना नहीं है इसका पार्ट। ठीक है, मेन कंट्रीज में चाइना नहीं है, पाकिस्तान जो हमारे कंसर्न में जो आपको पेपर में कभी वो हो सकती हैं, पर जो कंट्रीज पार्ट हैं जैसे कनाडा हो गया आपका, ये डेनमार्क हो गया, उसके बाद USA हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, ये सारा स्कैंडिनेवियन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, और ज्यादातर यूरोप अगर वो भी देखोगे, UK हो गया, आयरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया ये सारे के सारे कंट्रीज। क्लियर है, कोई भी डाउट?
टर्की, मैं बोलता जाऊंगा फिर तो 35 के 35 नाम लेने पड़ेंगे, पर बेसिक कंटेक्स्ट, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, अपने मैप को एक बार देख लेना है। कोई भी डाउट यहां तक किसी को भी?